साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर और मैं पटेल अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपनी जो है 34वीं क्लास है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर नोट्स की। और जो टॉपिक का नाम है वो है रोमांटिसिज्म, या जिसको आप रोमांटिक मूवमेंट भी बोल देते हो, है ना। एक तो ये मूवमेंट्स में और एक हिस्ट्री में है, तो ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको ढेर सारी क्विजेज पीडीएफ और नोट्स मिलते हैं इंग्लिश के, है ना। द इंग्लिश लैबोरेटरी नाम से जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आपको ये वाली बुक मंगवानी हो नोट्स की, या टेस्ट सीरीज़ लेनी हो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, है ना, और जीके की, तो मात्र 100 रुपये में अवेलेबल है एप्लीकेशन पर द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रोमांटिक एज और जो रोमांटिक मूवमेंट है वो एक ही बात है, हालांकि इसका अगर अपने थोड़ा सा डीप बात करें तो मतलब थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि प्रश्न उससे नहीं बनना है। यहाँ पे पहली लाइन जो है मिस प्रिंट हो गई है, मुझसे माफ़ी चाहूँगा। इट वाज एन आर्टिस्टिक लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ यूरोप। ये जो है एक आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, है ना, कला से संबंधित थी, साहित्यिक मूवमेंट थी, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, बुद्धिमत्ता से संबंधित थी, यानी अलग अलग विचार दिए इन्होंने। इट स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज इन 1798। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनता है वो यहीं से ही बनता है सबसे ज़्यादा बार, कि 1798 में एक लिरिकल बैलेट्स नाम का वर्क पब्लिश होता है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ और जो है एस.टी. कॉलरिज पब्लिश करते हैं। This movement has contrast with the neoclassicists because neoclassicists emphasized on objectivity। ये जो एज है, रोमांटिक एज है, रोमांटिक रिवाइवल है, ये किसके विरोध में आती है? नियो क्लासिकल एज के विरोध में आती है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देती थी, और रोमांटिसिज्म जो है सब्जेक्टिविटी पर जोर देता है। नियो क्लासिसिज्म जो है उनके राइटर्स ऑर्डर पर, प्रॉपर जो है एक व्यवस्था पर जोर देते थे, जबकि ये जो है स्वतंत्रता देते थे। वो रेस्ट्रेन यानी जो है रूल्स में बांधते थे, जबकि ये स्वतंत्रता प्रदान करते थे रोमांटिक से एज वाले। फिर रोमांटिक एम्फेसाइज्ड ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशन, और कल्पना और जो है भावनाओं पर जोर देते थे, सब्जेक्टिविटी पर जोर देते थे रोमांटिक एज वाले। रोमांटिसिस्ट गैव ब्रेक फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो है इस एज के जो राइटर्स थे, खुद को स्वतंत्र कर दिया इन लोगों ने नियमों और कानूनों से। W.J. लॉन्ग की एक फेमस कोट है, मैं आपको सामने कोट पढ़ूंगा। अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ रूल एंड कंस्ट्रक्शन और कस्टम, यानी रीति रिवाजों से परे हटकर, इन विच लिटरेचर टेंड टू फिटर द फ्री ह्यूमन स्पिरिट, जहाँ पे मानव की जो आत्माएं खुले घूम सकती थी, वही रोमांटिसिज्म था। W.J. लॉन्ग का ये कोट है, ठीक है। रोमांटिक राइटर्स हैड लव फॉर फ्रीडम। ये जो है स्वतंत्रता को जो है प्रेम करते थे। द फ्रीडम ऑफ राइटिंग कंपोजिंग, मतलब स्वतंत्रता किस पर्पस के लिए? लिखने के लिए, चाहे पोइट्री हो चाहे जो है वर्क्स हो। लिटरेरी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ये जोर देते थे। फ्रीडम इज द ब्रेथ इन विच रोमांटिक्स ब्रेथ फ्रीली। ये आप बात याद रखना, फ्रीडम जो थी वो सांस थी रोमांटिक्स के जो राइटर थे उनकी, जिनमें वो जो है खुली सांस ले सकते थे। सुपर नेचुरलिज्म, वंडर एंड मिस्ट्री आर अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। सुपर नेचुरलिज्म का मतलब होता है जो है मानव की सोच और जो है पहुंच से परे जो शक्तियां होती हैं, है ना, आध्यात्मिक शक्तियां जो होती हैं। वंडर, चमत्कार, मिस्ट्री, रहस्य जो है रोमांटिसिज्म की विशेषता थी, इनके वर्क्स की विशेषता थी। एस.टी. कॉलरिज जो है कुबला खान में जो है इज फुल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड एस.टी. कॉलरिज हैज़ लीडिंग रोल इन दिस सुपर नेचुरलिज्म। रोमांटिक एज में भी अगर हम बात करें तो सुपर नेचुरलिज्म का जिसने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया वो एस.टी. कॉलरिज थे, और सबसे ज़्यादा जो सुपर नेचुरलिज्म दिखता है वो कुबला खान में दिखता है। सब्जेक्टिविटी और पोइट्स ऑन एक्सपीरियंस दाउ फीलिंग वर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। सब्जेक्टिविटी इस एज की सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि क्या रोमांटिक जो एज थी ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देती थी या सब्जेक्टिविटी पर, ठीक है। तो पोएट के खुद के एक्सपीरियंस, यानी वो जैसा खुद वो लिखना चाहता था वैसा लिखता था, ना कि किसी फिक्स रूल के अनुसार कि सोनेट लिखना है तो 14 लाइनों का लिखूंगा मैं, है ना। तो ये सब चीज़ें रूल्स तो थे, बट जैसा रोमांटिक एज के राइटर चाहते थे उन्होंने फ्रीली लिखा। ओड टू नाइटिंगल बाय कीट्स इज ऑन पर्सनल मैटर। ओड टू नाइटिंगल जो वर्क है जॉन कीट्स का, वो इनके व्यक्तिगत जो है मैटर पर डिपेंड है। इट इज़ इंडिविजुअल जीनियस रेदर देन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। WJ लोंग का एक और कोट है कि ये जो है इंडिविजुअल जीनियस थी, व्यक्तिगत जो बुद्धिमत्ता है उस वो थी, ना कि कोई पहले से स्थापित रूल्स पर चलते थे रोमांटिक एज के लोग। वैरायटी ऑफ मूड्स हैड इन दिस एज, एंडलेस वैरायटी। वैरायटी ऑफ मूड्स यानी अलग अलग प्रकार के भाव देखने को मिलते थे। WJ लोंग का एक और कोट है, टू रीड दैम एज पासिंग थ्रू ए न्यू विलेज, कि रोमांटिक राइटर्स को पढ़ना एक नए गांव से गुजरने के बराबर था। सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल, रोमांटिक एज की एक विशेषता थी कि ये जो है सिंपल भाषा में लिखते थे। दिस मूवमेंट इज़ वेराइड बट सिंपल इंस्टेड आर्टिफिशियल, जो कि नियो क्लासिकल जो एज थी उनके राइटर्स जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज, बनावटी यानी अच्छा दिखाने के लिए जो है अपनी पोइट्री को या अपने वर्क्स को आर्टिफिशियल जो है शब्दों का यूज़ करते थे। बट ये क्या है, सिंपल डिक्शन का यूज़ करते थे। इट हैज़ नेचुरल डिक्शन एंड स्पॉन्टेनुअस वे ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो है व्यक्ति का जो स्वाभाविक जो भाव है उसका यूज़ करते थे रोमांटिक जो राइटर थे। इमोशन एंड इमेजिनेशन, ये जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इमोशन और इमेजिनेशन रोमांटिक एज की एक विशेषता थी। इंस्टेड ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन एंड इमोशन, पैशन वर इंट्रोड्यूस्ड। पैशन शब्द भी आप कीवर्ड याद रखना। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सी रोमांटिक एज की विशेषता नहीं है। तो अगर आपको पैशन, इमोशन, इमेजिनेशन, सुपर नेचुरलिज्म, है ना, इमेजिनिज्म, ये सब जो शब्द हैं वो याद हैं तो पेपर में जो है प्रश्न सही हो जाएगा, कहीं पे भी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। रोमांटिसिज्म हैज़ ए रिएक्शन टू द एज ऑफ एनलाइटमेंट और एडवांस इंडस्ट्रियल एज। रोमांटिक जो एज थी वो किसके विरोध में आई थी? एज ऑफ एनलाइटमेंट यानी न्यू क्लासिकल एज जो है, अगस्टन एज जो है, और भी जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है ना, इंडस्ट्रियल एज जो है, औद्योगिक जो एज है, उनके खिलाफ आई थी ये। रोमांटिक जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड रोमांट से बना है। इट वाज ए टर्म फॉर एपिक चिवालरस क्वेस्ट टोल्ड इन वर्स। ये जो है रोमांट जो शब्द है ये एपिक के लिए यूज़ होता था। किवालरस का मतलब होता है कि शिष्टाचार भाषा में जो कहानी सुनाई जाती है, स्टोरी सुनाई जाती है और वर्स फॉर्म में होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता था। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम बनता है। रोमांटिक मूवमेंट बिगैन इन जर्मनी। रोमांटिक जो मूवमेंट है वो जर्मनी में शुरू होती है विद जोनाथन वोल्फगैंग फोन गोथीज। ओके, ये आप शब्द याद रखेंगे। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको एज इट इज़ याद रखना है। जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथ्स का जो ये जो था वर्क, है ना, इससे शुरू होती है द सोरो ऑफ यंग वेदर। इट इज़ द जर्मन रोमांटिक फर्स्ट वर्क। वर्क का नाम कौन सा है? द सोरोज ऑफ यंग वेदर, और राइटर का नाम है जॉन वोल्फगैंग। ओके, आप याद रखना। और ये फर्स्ट रोमांटिक जर्मन रोमांटिक फर्स्ट वर्क है ये। इंग्लिश रोमांटिसिज्म जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था, और मेजर जो पोइट्स हैं रोमांटिक उनमें से लॉर्ड बायरन, PB शेले, ST कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये जो हैं इम्पोर्टेंट रोमांटिक राइटर हैं। 1810 में जो है रोमांटिक एरा का पीक था, शिखर था, यानी सबसे चरम पर था रोमांटिक एरा। एंड जेन ऑस्टन वर्क टुक सेंटर स्टेज, और जेन ऑस्टन जो है वो भी बहुत जो है फेमस हुए इस टाइम पर। अमेरिकन रोमांटिक्स वाज एज इंग्लिश रोमांटिक्स टू ए वाटर फ्लो बाय विलियम कलन बायरन इन 1818। अमेरिकन रोमांटिक भी बिल्कुल इंग्लिश रोमांटिक्स की तरह थे। टू ए वाटर फ्लो जो है एक वर्क है विलियम कलन बायरन का, 1818 में लिखा गया। अदर अमेरिकन रोमांटिक्स वर्क एमिली डिकिंसन, JF कॉपर, वाशिंगटन
ट्रेविंग। ओके, ये आप नाम याद रखना है आपको। जो है आप कहोगे सर इतना डीप तो आता ही नहीं है एग्ज़ाम में, हम क्यों पढ़ें। देखो, एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, जैसे जैसे जो है टाइम बीतता है तो लेवल भी बढ़ता है ना। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगर मैं ये चीज़ें कहीं से आपके लिए लेकर आया हूँ तो ये बात तो इंश्योर रखें कि मैंने खुद ने भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, तभी आपके लिए जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने खुद ने कितना डीप पढ़ा होगा। 6 कॉमन एलिमेंट्स टू रोमांटिक वर्क्स वर, 6 जो विशेषताएं हैं रोमांटिक वर्क्स की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, महिला को जो है महिला की कल्पना करना या उसको आदर्श बनाना। इंडिविजुअलिटी, ये विशेषताएं हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत व्यक्ति पर जोर देना। आइसोलेशन, अकेलापन। नेचर है ना, नेचर रोमांटिक एज की महत्वपूर्ण विशेषता थी। पैथेटिक फैलेसी, ये एक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। पैथेटिक फैलेसी क्या होती है, ठीक है। फैलेसी का मतलब होता है कल्पना करना, पैथेटिक का मतलब होता है दया, ठीक है। एंड द कॉमन मैन, आम आदमी के बारे में जो है लिखा जाता था। लव फॉर मेलनकली, है ना, जो पीड़ित है, अ, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए जो है इन्होंने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई। लव फॉर पास्ट का जो टाइम था, पुराना जो टाइम था, एलिजाबेथन जो टाइम था, उसके प्रति भी इन्होंने जो है लगाव दिखाया। ये भी दो अलग जो है फीचर थे रोमांटिक एज के। द सीड्स ऑफ रोमांटिक एज वर इन द एज ऑफ जॉनसन। जॉनसन की जो एज थी, वहीं से जो है रोमांटिक एज का जो बीज थे वो बो दिए गए थे। एज वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे के जो वर्क्स थे, कॉलिंस के जो वर्क्स थे, कॉपर के जो वर्क्स थे, उन्होंने जो है इस बात को प्रूव कर दिया था कि रोमांटिक एज के जो बीज हैं वो जॉनसन की जो एज थी वहीं से ही बो दिए गए थे। F.L. Lucas gave 11,396 definitions of romanticism in the decline and the fall of romantic ideal. F.L. लुकास जो है 11,396 परिभाषाएं देते हैं रोमांटिसिज्म की उनके वर्क्स में, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल में। वाट्स डंटन सैड रोमांटिसिज्म रेनेसा ऑफ वंडर। वाट्स जो है, डंटन जो है रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर बोलते हैं। वाल्टर पीटर जो है रोमांटिसिज्म को द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स टू ब्यूटी बोलते हैं। आपको एक और याद रखने हैं। विक्टर ह्यूगो लिबरलिज्म इन लिटरेचर बोलते हैं रोमांटिसिज्म को। कैजेमियन जो है एन एक्सेंचुएटेड प्रीडोमिनेंस ऑफ इमोशनल लाइफ बोलते हैं। द पोएट ऑफ रोमांटिक्स एरा कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, फर्स्ट एल्डर एज वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, वाल्टर स्कॉट एंड साउथली, एंड सेकंड एज लॉर्ड बायरन, शेले एंड कीट्स। 2 भागों में जो है हम बांट सकते हैं रोमांटिक एरा के राइटर्स को। फर्स्ट तो जो है एल्डर यानी बुजुर्ग, जो वर्ड्सवर्थ थे, कोलरिज थे, वाल्टर स्कॉट थे, साउथले थे, और दूसरे जो है जवान लोग जो कीट्स, शेले, लॉर्ड बायरन थे। रोमांटिक पोइट्री एट द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का बहुत प्रभाव था रोमांटिक एरा पर, पोइट्री पर। द फर्स्ट प्रोज वाज एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू जो था ये फर्स्ट वर्क प्रोज था रोमांटिक एरा का, जो कि 1802 में फ्रांसिस जेफरे ने लिखा था। प्रिंस ऑफ द एसेइस्ट जो है चार्ल्स लैम्ब द्वारा दिया गया वर्क है। ये एसेइस्ट है, बहुत ही फेमस है ना। कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम वोटर जो है डी क्विंसी ने लिखा था। ऑटोबायोग्राफी है इनकी ये। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है, लिरिकल बैलेड्स का प्रीफेस यानी प्रस्तावना किसने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है 1817 में कोलरिज द्वारा लिखा गया था। अब नॉवेल्स की बात कर लेते हैं रोमांटिक एज के। द वेवरली नॉवल जो है ये 27 नॉवल हैं और 5 जो है टेल्स हैं, कहानियाँ हैं। प्राइड एंड प्रिजुडाइज जो है जेन ऑस्टन का वर्क है। इमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड मैन्सफील्ड पार्क आर ऑल रिटन बाय जेन ऑस्टिन। ये भी जो है जेन ऑस्टिन के वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी अनइम्पोर्टेंट जो है ऐड नहीं किया गया नोट्स में, है ना। तो आपको ये सब रट्टा मारने हैं और आप इनको मंगवाएं घर पे, मैं तो यही सजेशन दूंगा। बाकी आप नोट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर बार बार इस वीडियो को भी देख लेंगे तो भी आपको जो है रिवीजन हो जाएगा आपका, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका अपना तरीका होगा जो भी। द रोमांटिक्स ऑल्सो टेंड्स टू बी नेशनलिस्टिक।
रोमांटिक्स जो राइटर थे वो खुद को जो है राष्ट्रवादी बताते थे। लेक पोएट्स कौन कौन से थे? लेक डिस्ट्रिक्ट है साथियों, है ना, उन जिले से जो बिलोंग करते थे उन्हीं को लेक पोएट्स बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदी, दे ऑल लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर आफ्टर द बिकेम कंस्ट्रक्टिव। ये सभी जो है लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे। दे हैड रिगोरस न्यू क्लासिकल रूल्स। इन्होंने जो है जो क्लासिकल रूल्स थे उनको बदलने की कोशिश की। रूसो इन्फ्लुएंस्ड देम विद रिटर्न टू नेचर। रूसो जो थे बहुत महान दार्शनिक थे, उन्होंने इनको प्रभावित किया, जो कि बोलते थे कि प्रकृति की ओर लौटो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी वो लिबर्टी चाहती थी, इक्वालिटी चाहती थी, फ्रेटर्निटी चाहती थी, लव फॉर पुअर क्लास चाहती थी एंड एनिमल्स। ठीक है, उदारवाद, समानता, भ्रातृत्व, है ना, गरीबों के लिए दया, ये सब चीज़ें जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थी और यही रोमांटिसिज्म का हिस्सा बनी। रोमांटिक एज रिन्यूड इंटरेस्ट इन मिडल एजेस लिटरेचर। मध्यकाल का जो साहित्य था उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था रोमांटिक राइटर्स का। द रिलिक्वीज ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री, ये जो है बिशप ने वर्क लिखा था 1765 में। रोमांटिक एज पोएट्स प्रेजेंट्स थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज द मूड ऑफ पोएट मेड एट अपीयर्स एट द मोमेंट। रोमांटिक एज के जो वर्क्स थे वो चीज़ों को वैसा नहीं दिखाते थे जैसा वो एक्चुअली में हैं, जैसा कि नियो क्लासिकल दिखाते थे। ये पोएट के मूड पर डिपेंड करता था कि वो उस चीज़ को लेकर कैसा सोचता है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज। मानवतावाद जो है इसकी अलग विशेषता थी रोमांटिसिज्म की। रेड्यूसिंग सफरिंग, इम्प्रूविंग पीपल कंडीशन, ये जो है मानव जो पीड़ित था उनको उनकी दशाओं को दिखाने वाली एज थी। दे ट्रीटेड पुअर पीपल विद सिंपथी, गरीब लोगों को दया की भावना से देखा जाता था। मेलनकोलिक कंटेम्पलेशन अबाउट थिंग्स, है ना, जो है दुख जो है उस पर मनन किया जाता था चीज़ों के बारे में। रोमांटिक पोइट्री इज डेमोक्रेटिक, है ना, लोकतंत्रवादी जो है पोइट्री है क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति स्वतंत्र है। ए रोमांटिक इज ए डिससेटिस्फाइड इंडिविजुअल मे बी डिससेटिस्फाइड विद सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज ओन लाइफ और एज। व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी से, अपनी परिस्थितियों से जो है असंतुष्ट रहता है। लिटरेरी कन्वेंशन जो है साहित्यिक जो वो उजागर करता है चीज़ों को। ट्रेडिशन और जनरल फेट ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानव का जो सामान्य भाग्य है उसके बारे में बताता है। रोमांटिक पोएट्री इज पेसिमिस्टिक इन टोन। रोमांटिक जो कविता है वो निराशावादी है अगर हम इसकी टोन की बात करें, भाव की बात करें। मिडल एज हैव ए स्पेशल फैसिनेशन टू पोएट्स। मध्यकाल का जो इतिहास था उसने काफ़ी जो है आकर्षित किया इस एज के पोएट्स को। दे हैव इंटरेस्ट इन ओल्ड मीटर एंड पोएटिक फॉर्म्स लाइक स्पेंसरियन स्टांजा। रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे उनको जो है स्पेंसरियन स्टांजा, बैलेड, मीटर, ब्लैंक वर्स, लिरिक, ओड, सोनेट, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा। रोमांटिक एज इज बोथ रिवोल्ट एंड रिवाइवल। रोमांटिक एज जो है एक प्रकार का रिवोल्ट भी है और रिवाइवल भी है। ये दो जो शब्द हैं काफ़ी गहराई रखते हैं अपने आप में साथियों। रिवोल्ट तो ये किसके खिलाफ है? नियो क्लासिसिज्म के खिलाफ। और रिवाइवल ये है नेचुरलिज्म का, एलिजाबेथन पोइट्री का, है ना, क्योंकि उसमें भी सिंपल भाषा जो है यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो मध्यकालीन जो इतिहास था उसका भी रिवाइवल है ये। इट इज़ रिवोल्ट अगेंस्ट 18th सेंचुरी कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन। 18वीं शताब्दी का जो साहित्य था, न्यू क्लासिकल जो साहित्य था, उसके खिलाफ आई थी ये जो रोमांटिक एज है। इट इज़ रिवाइवल ऑफ ओल्ड इंग्लिश मीटर एंड मास्टर्स ऑफ पोएट्री। और कविताओं का ये जो समय था ये वापस आ चुका था। मेजर रोमांटिक पोएट्स जो है उन पर बात कर लेते हैं। जेन ऑस्टन, है ना, आपको ये सब कुछ रट्टा ही मारना है और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क, ईमा, ये सब जो हैं इनके हैं, जेन ऑस्टन के। अब आप कहोगे सर आपने याद किए थे क्या? बिल्कुल याद किए थे, इसमें कहीं पे भी कोई भी दो राय नहीं है कि मुझे ये, मैं अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे याद नहीं थे, मेरे को फिंगर टिप्स पर याद थे। ठीक है, रट्टा मार रखे थे साथियों, आपको भी मारना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो, और कोई ऑप्शन नहीं है। विलियम ब्लेक का जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जेन आयरे का चार्लेट ब्राउन याद रखना। एमिली ब्राउन का वुथरिंग हाइट्स याद रखना। रॉबर्ट बर्न का ए रेड रेड रोज
टू ए माउस, है ना। मिसप्रिंट हो जाता है, मैं खुद ही टाइप करता हूँ क्योंकि मैं किसी पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो मुझसे मानवीय भूल हो जाती है, क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। अगर आप कोई सुधार हो इसमें तो ज़रूर बताना मुझे। जॉन क्लेयर जो है आई एम ऑटम, ये इनका वर्क है। एस टी कॉलरिज जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एस टी कॉलरिज के वर्क्स हैं। जे एफ कॉपर जो है लेदर स्टॉकिंग टेल्स, द लास्ट ऑफ द मोलिकन्स, ठीक है। ये आपको वर्क्स याद रखने ही हैं, आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये जो क्लास जो बच्चे देख रहे हैं और जिनको याद है, वो दूसरे राजस्थान के तमाम बड़ी बड़ी नामी कोचिंगों से भी खुद को 10 फुट आगे पाएंगे, 10 कदम आगे पाएंगे, है ना। एमिली डिकिंसन का जो है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एंड होप इज़ द थिंग विद फेदर, ये वर्क याद रखेंगे आप, है ना। जॉन वुल्फगैंग जो है, इनका द सोरो ऑफ यंग वेदर, ये आपको मैंने पहले बताया था, याद रखना है। नथेनियल हॉथरॉन का वर्क जो है द स्कारलेट लेटर, आपको याद होना चाहिए। टी ए हाफमैन का द सैंडमैन वर्क याद है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करोगे तो भी काम चल जाएगा। वाशिंगटन इरविंग का जो है द लीजेंड ऑफ स्लीपी होलो, आर आई पी वैन विंकल जो है, ये वर्क आपको याद करना है। जॉन कीट्स का तो आप ओड टू नाइटिंगेल याद रखते ही हैं। लॉर्ड बायरन का डुओ जुआन जो है, ये भी याद रखना आपको, ये वर्क याद रखना है, डुओ जुआन वाला। एडगर एलन पो के वर्क्स इंपॉर्टेंट है। एनाबेले ली, है ना, एनाबेल ली द रावण, ये वर्क इंपॉर्टेंट है साथियों। वाल्टर स्कॉट के वर्क इंपॉर्टेंट है। रोब रॉय, इवान हो, द वेवरिंग नोवेल, ठीक है। पीबी शेले के भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओजी मैंडियस टू ए स्काईलार्क, मैरी शेले के फ्रैंकस्टीन, सब इंपॉर्टेंट है साथियों। वेंडेड लोनली एज ए क्लाउड, वर्ड्सवर्थ का है ना। द प्रील्यूड, ये भी वर्ड्सवर्थ का वर्क है। आई वेंडेड लोनली एज ए क्लाउड एंड द प्रील्यूड। राइटर्स के बारे में बात करें तो एस टी कोलरिज के बारे में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर रोमांटिक एज अधूरी रह जाएगी। वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो भी रोमांटिक एज जो है अधूरी रह जाएगी। बोर्न इन 1772 एंड डाइड इन 1834, 1772 में पैदा होते हैं, 1834 में इनकी डेथ होती है। ही इज़ वन ऑफ द लेक पोइट्स, ये भी लेक पोइट थे। इनको जो है अपनी कुबला खान, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लिए जाना जाता है। ये जो है मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल जो सब्जेक्ट है वो अपने वर्क्स में लेकर आते थे, है ना। ये जो है इल्यूज़न पैदा करता था, जो है सादा वास्तविक जो ज़िंदगी थी फिर भी ये जो है उसमें इल्यूज़न पैदा कर देते थे अपने वर्क्स में। उनकी जो पोएम थी वो क्रिस्टाबेल थी, ठीक है। कुबला खान इज़ रिटन इन इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रीम एंड ओपियम। कुबला खान जो वर्क है वो एक प्रकार से सपने और अफीम से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे प्रभावित होकर लिखी गई है। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर हैज़ 7 पार्ट्स विच इज़ द स्टोरी ऑफ किलिंग ए बर्ड नेम्ड एल्बेट्रोस। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर जो है 7 भागों में जो है लिखी गई है, जो कि एल्बेट्रोस नामक एक पक्षी की मृत्यु पर डिपेंडेड है। इट वर्क्स इंक्लूड्स द विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ थीम। इनके जो वर्क्स हैं उसमें जो है विलियम सस्पेंशन के जो डिसबिलीफ की जो थीम थी उस पर आधारित है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है वर्क को, जो ये लाइन है ये क्लैरिफाई नहीं है कि ये कहना क्या चाहती है, माफ़ी चाहूँगा, मेरे से शायद कुछ टाइपिंग में मिस्टेक रह गई होगी। 4 पोएम्स बाय कोलरिज वाज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड में जो है 4 कविताएं लिखते हैं कोलरिज साहब। हाइटेंगल, फोस्टर्स मदर टेल, द डंजियन, क्रिस्टाबेल, डिजेक्शन जो कि ओड था, फ्रांस ओड है इनके द्वारा लिखा गया। डेस्टिनी ऑफ नेशन, यूथ एंड एज, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये सब इनके द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं, पोइट्री हैं। कोलरिज इज ऑल्सो कॉल्ड पोइट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, ये बात आपको बता चुका हूँ, सुपर नेचुरलिज्म के पोइट इनको कहा जाता है कोलरिज साहब को। कार्लाइल सेड कोलरिज सेज ऑफ हाईगेट्स। कार्लाइल जो है कोलरिज को सेज ऑफ हाईगेट्स कहते हैं, संत कहते हैं बड़े दीवारों का। वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर ना पढ़े तो भी रोमांटिक एज जो है अधूरी है। ये जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोएट एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। ये पोएट्री को जो है कम्युनिकेशन का, संचार का माध्यम मानते थे। पोएट ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर, इनको प्रकृति का पुजारी कहते हैं, लेक पोएट थे। ये भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ये जो है पोएट लोरेट बनते हैं इंग्लैंड के, है ना। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट द ग्रेटर क्रिएटर एग्जिस्ट विच इज़ कॉल्ड पैंथीज्म। ये जो है कि
ये भगवान में विश्वास रखते थे और इनको जो है ये कहते थे कि हमारे को बनाने वाला जो है एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व रखता है, जिनका नाम पैंथीज्म है। ही वॉज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ रोमांटिक एज, वो सबसे बड़ा नाम था रोमांटिक एज का। और रोमांटिक एज की बात करें और लिरिकल बैलेट की बात ना करें तो जो है तो भी रोमांटिक एज जो है अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन आपको जो है मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, आपका मैं एक सेकंड भी वेस्ट करना नहीं चाहता। इसमें जो है टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और बची 4 जो है कोलरिज ने लिखी थी। फर्स्ट पोएम जो थी इनकी वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर थी कोलरिज के द्वारा। लास्ट पोएम जो थी वो टिंटर्न अबे थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ल्यूसी पोएम्स जो हैं ये 5 पोएम्स का कलेक्शन है, ठीक है। ये रोमांटिक एज से संबंधित है, इतना ही याद रखना, इसमें 5 पोएम्स हैं। द एक्सकर्जन जो है ये एजुकेशनल टूर था जो कि 9 बुक्स में लिखा गया और 1814 में पब्लिश होता है। और द एक्सकर्जन रोमांटिक एज से संबंधित है, इतना याद रखना। प्रील्यूड जो है इसमें 14 बुक्स थी। ये जो एस टी कॉलरिज को एड्रेस किया गया है। ये एक एपिक पोएम है प्रील्यूड, और जो द हीरो ऑफ दिस पोएम इज पोएट हिमसेल्फ, और जिसने इस वर्क को लिखा है प्रील्यूड को, वही इस जो है पोएम का हीरो है। ओड टू एन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी और इमोरलिटी ओड बोले तो ये भी जो है रोमांटिक एज से संबंधित है। द रैम्बो, है ना, साइमन ली, डैफोडिल्स, ओड टू ड्यूटी, द वर्ड्स इज टू मच विद अस, द कुक्कू, द रेक्ल्यूज, द सोलिटरी रीपर, लीच गैदरर्स, माइकल लाउडेमिया, अपॉन वेस्टमिनिस्टर अबे, वी आर सेवन, ये सब जो है रोमांटिक एज से संबंधित जो वर्क्स हैं। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट या लॉरेट पोएट इन 1843 आफ्टर डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी की मृत्यु के बाद ये जो है पोएट लॉरेट बनते हैं। और तीसरा बड़ा नाम जो है रोमांटिक एज में जॉन केट्स का है, जो कि सेंसिटिव पोएट कहलाते हैं, है ना। सेंसिटिव टुवार्ड्स द आइडिया ऑफ ब्यूटी विच ही वर्शिप्ड विद एक्सटेजी ऑफ डिवोटी, ये भी प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी थे, है ना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर वाज इज फिलोसफी, और इनका जो है ये पोइट्री का नाम भी था और ये फिलोसफी भी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ही वॉज द लास्ट रोमांटिक पोएट टू कम एंड फर्स्ट टू गो ऑफ ऑल रोमांटिक किड्स वॉज एक्साइसिवली पोएट। वो जो है रोमांटिक एज में लास्ट आने वाले थे और सबसे पहले जाने वाले थे, क्योंकि बहुत ही कम एज में इनकी डेथ होती है। कीट्स वाज ए ग्रीक, ये पीबी शेले इनके बारे में बोलते हैं। ही इज विद शेक्सपियर, ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कीट्स के बारे में। ही वाज ए सेंसुअस पोएट, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कीट्स की। कीट्स इज नोन फॉर नेगेटिव कैपेबिलिटी एज जोयस एंड सोरो, गुड एंड एविल। नेगेटिव कैपेबिलिटी पर भी थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए, लेकिन मैं आपके नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी संबंधित कीट्स से है, बस इतना याद रखना। और ये खुशी और दुख की जो बात है, अच्छाई और बुराई की जो बात है, इससे संबंधित है। इनके वर्क्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ईव ऑफ सेंट एजेस, लेमिया, एंडीमियन, हाइपेरियन, जो कि मिल्टन की इंस्पिरेशन से इन्होंने लिखा था। इजाबेला, ओड टू नाइटिंगल, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो है बेस्ट ओड है इंग्लिश लिटरेचर में। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न फर्स्ट ग्रेड में लगता है। ओड टू साइके, ओड टू मेलनकली, ओड ऑन इडोलसेंस, ब्राइटिंग स्टार कीट का सोनेट है। वन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ओमर, ये भी इनके द्वारा लिखा गया सोनेट है। व्हेन आई हैव फैंस दैट आई मे सीज टू बी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया सोनेट है। ला बेला डैम सेंस मर्सी, बैलेड लिखा गया कीट्स के द्वारा। द ईव ऑफ सेंट मार्क, ये कीट्स का वर्क है। पीबी शेले, चौथा बड़ा नाम, ये जो है 1792 में पैदा होते हैं और 1822 में इनकी मृत्यु होती है। ई वॉज ए रेबल, वो एक विद्रोही थे। एंड वांटेड टू एस्टेब्लिश ए किंगलीज क्लासलेस एंड प्राइसलेस सोसाइटी लाइक बायरन, और ये भी जो है लॉर्ड बायरन की तरह एक किंगलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, बिना राजा के, बिना वर्गों के, बिना पुजारियों के, बिना चर्च के, है ना। प्राइसलेस सोसाइटी, चर्च के तो नहीं, प्राइसलेस, बिना जो है पादरियों के, है ना, ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे। हिज वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, उनके वर्क्स जो हैं 2 भागों में बांटा जाता है। जेलुअस रिफॉर्मर एंड पोएट ऑफ मेलोडी। जो जेलुअस रिफॉर्मर जो इनके वर्क्स हैं उसमें जो है क्वीन मैब, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द विच ऑफ एटलस, ये वर्क्स आते हैं। पोएट ऑफ मेलोडी जो है एडोनिस,
प्रोथमोस, अनबाउंड, है ना, ये वर्क्स आते हैं इनके पोएट ऑफ मेलोडी में। ओके। ओड टू द वेस्ट विंड, सॉरी, ओड टू द वेस्ट विंड, रिटन इन टर्जा राइमा, ये जो है टर्जा राइमा में लिखा जाता है। टर्जा राइमा भी एक प्रकार है सोनेट का। इन इन दिस ही कॉल्ड वेस्ट विंड ए डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर, ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क है, फर्स्ट ग्रेड में लगता है, तो मैं इस पे ज़्यादा जो है बात नहीं करूँगा, बस आपको याद रखना है कि ये शैले का वर्क है। ओड टू स्काईलार्क एडोनिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1821 में जो है पास्टोरल एलिजी लिखी थी इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ पर। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द क्लाउड, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड और एलेस्टर, इंग्लैंड 1819, ऑन नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द मास्क ऑफ अनार्की, द सेंसी, द हेलस, द इंडियन सेरेनेड, है ना, ओजमैंडियस ऑफ इजिप्ट, इपिसिचिडियन, ओके, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, डिफेंस ऑफ पोएट्री, टू नाइट, ए लेमेंट, ए सेंसिटिव प्लांट, ये सब जो है शैले के वर्क्स थे। जितने याद हो उसके कर लेना, ठीक है, जितने याद हो उसके कर लेना, ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, चार चार पाँच पाँच वर्क्स याद कर लेना, मैंने तो किए थे सारे, है ना, फिर भी याद नहीं रहते हैं कितना भी कर लो। रॉबर्ट साउदले जो है नेक्स्ट पोएट हैं, 1774 में इनका जन्म होता है और 1843 में इनकी डेथ होती है। ये भी एक पोएट थे और ये जो है पोएट लॉरेट बनते हैं 1813 में। His poems is typically romantic in theme and most of them are too ambitious. इनकी जो पोएम्स हैं बहुत ही कम जो है रोमांटिक देखने को मिलती हैं, मतलब टिपिकली टाइप ऑफ रोमांटिसिज्म इज बीइंग सीन इन द पोएम ऑफ रॉबर्ट साउदले, ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टू एम्बिशियस, बहुत सारी जो है मैं बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं जो हैं बहुत उच्च आकांक्षाओं रखने वाली पोएम्स हैं। डॉन रोड्रिक जो है इनकी बेस्ट एपिक्स में से एक है, ठीक है। द कर्स ऑफ कहमा जो है इनका एक अनदर वर्क है, आप रॉबर्ट साउदले को याद रखना। विलियम ब्लेक के बारे में बात कर लेते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, लंदन पोएम्स, ये जो है इनके वर्क्स हैं। जी बायरन, लॉर्ड बायरन भी बोल देते हैं, ज़्यादातर जो है लॉर्ड बायरन के नाम से जानते हैं। द रेबल पोएट इन इंग्लैंड, ये जो है रेबल पोएट कहलाते हैं इंग्लैंड में। इनका जो फर्स्ट वर्क है आवर्स ऑफ आइडलनेस, ये जो है जुवनीलिया है। जुवनीलिया का मतलब होता है ये, मतलब बहुत ही एक प्रकार से कहते हैं कि नया वर्क कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्क कह सकते हैं आवर्स ऑफ आइडलनेस। द विजन ऑफ जजमेंट भी इनका अनदर वर्क है। चाइल्ड हेलोड्स पिलग्रिमेज जो है ये स्पेंसरियन स्टांजा में लिखा गया जो है वर्क है इनका, ओके। जेन ऑस्टन जो है 1775 में इनका जन्म होता है, 1817 में इनकी डेथ होती है। मात्र 25 और 42 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। द नोबल ऑफ मैनर्स इनके द्वारा लिखा जाता है। शी प्रेजेंट द वर्ड ऑफ प्रोविंशियल फोक, ये जो है क्षेत्रीय दुनिया को दिखाती हैं। शी रोट अबाउट फेमिनियर हार्ट, ये जो है स्त्रीवादी हार्ट को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। प्राइड एंड प्रिजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इमा, परसुएजन, नॉर्थएंगर एबे, मैंसफील्ड पार्क, दिस ऑल आर फेमस वर्क्स बाय जेन ऑस्टन। वाल्टर स्कॉट की बात कर लेते हैं। इवान हो, गाय मैनरिंग्स, द ले ऑफ लास्ट मिस्ट्रल्स, अबव आर सम फेमस वर्क्स बाय वाल्टर स्कॉट। ये 3 वर्क आपको वाल्टर स्कॉट के भी याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि वाल्टर स्कॉट एक रोमांटिक पोइट थे। विलियम हेजलिट के बारे में अगर बात ना करें तो रोमांटिसिज्म अधूरा है। माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन विद एस टी कोलरिज। विलियम हेजलिट की जो एस टी कोलरिज के साथ जो बातचीत हुई थी उसका कलेक्शन है ये जो वर्क है, माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट, ओके। ही इज़ क्रिटिक। विलियम हेजलिट को जो है क्रिटिक बोला जाता है। ही इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट, ये जो है आत्म जीवनी के एलिमेंट्स ज़्यादा ऐड करते थे अपने वर्क्स में। द इंग्लिश पोएट्स, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स इनके वर्क्स हैं। द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ एज ऑफ एलिजाबेथन भी इनका वर्क है। द राउंड टेबल, द स्पिरिट ऑफ द एज, टेबल टॉक ऑन मैन एंड मैनर, इंडियन जगलर, ये सब विलियम हेजलिट के वर्क्स हैं, ओके। मैरी शेली की बात करें, शी वाज वाइफ ऑफ पीबे शेले, है ना। फ्रैंकस्टीन इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि गोथिक जो
अपने सेकंड ग्रेड में लगता है, उसका एक फेमस वर्क है मैरी शेले का। चार्ल्स लैम्ब भी जो है एसेइस्ट थे रोमांटिक एज के। 1775 में इनका जन्म होता है और 1834 में मृत्यु। हिज निक नेम वाज एलिया, ये आप याद रखेंगे। ही वाज फेमस फॉर ह्यूमर एंड पैथोस, ठीक है, ह्यूमर एंड पैथोस के लिए जाने जाते थे चार्ल्स लैम्ब। ही वाज आल्सो फेमस फॉर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, है ना, ये भी विलियम हेजलिट की तरह ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के लिए जाने जाते थे। ही हिज ऐसे इज कॉल्ड पोएट्री इन प्रोज, इनके जो ऐसे हैं प्रोज के अंदर जो है पोएट्री कहलाते हैं, यानी प्रोज के अंदर भी जो है पोएट्री की तरह भावनाएं व्यक्त करते थे। द ऐसे ऑफ एलिया इज डेडिकेटेड टू एस टी कोलरिज। चार्ल्स लैम्ब का एक वर्क है द ऐसे ऑफ एलिया, ये जो है एस टी कोलरिज को जो है इन्होंने डेडिकेट किया है। ही इज़ फेमस फॉर द टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। ये उनकी बहन मैरी लैम्ब ने जो है द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क लिखा, जिनके लिए ये जाने जाते हैं। थॉमस डी क्विंसी जो है इन कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम वाटर इनके द्वारा दिया गया इंपॉर्टेंट वर्क है। मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ फाइन आर्ट्स आर सम फेमस वर्क बाई हिम, है ना, मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी जो है इनके द्वारा दिया गया एक वर्क है। थॉमस लव पिकॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप 4 एजेस ऑफ पोइट्री इनका वर्क है, याद रख लेना। थॉमस मोर जो है इंपॉर्टेंट है। लैला रुक्स आयरिश मेलोडीज, ये वर्क याद रखना आप। ले हंट जो है स्टोरी ऑफ रिमनी जो है इनके द्वारा दिया गया वर्क है। रोमांटिक एज में ड्रामा कौन कौन से लिखे गए? ओथेलो द ग्रेट, ये जो है कीट्स ने लिखा। द बॉर्डर्स, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है सारे। द रिमोर्स, ये कोलरिज ने लिखा। प्रोमेथेव्स अनबाउंड, ये शैले ने लिखा। मैनफ्रेड जो है बायरन ने लिखा। और जॉन गुडविल जो है चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। बार बार इनको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और इसी के साथ जो है अपनी रोमांटिक एज की जो क्लास थी आज की, वो होती है ख़त्म, है ना। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा चीज़ें समझाने वाली होती नहीं है, कुछ होती हैं जिसके लिए 20-25 मिनट जो है हर क्लास में और चाहिए, लेकिन ये जो समय है वो अब समझने और समझाने का नहीं है, ये जो है बार बार रट्टा मारने का है, रिवाइज़ करने का है। क्योंकि अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं तो आपने अभी तक जो है रिवाइज़ इसको अच्छे से समझ लिया होगा किसी ना किसी टीचर से। मैं तो सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। जब अपने पास डिजिटल बोर्ड या कुछ ऐसा संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं भी जो है आपको जो है अच्छी तरह से 1-1 घंटे की क्लासेस जो है देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मिलेंगे किसी नई बात में, किसी नए मुद्दे पर। ठीक है, आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई 100% करता हूँ आपके कमेंट्स का। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, और ये बुक मंगवानी हो तो ऐप से ऑर्डर कर देना। द इंग्लिश लाइब्रेरी टेलीग्राम और ऐप का नाम है। ठीक है साथियों, मिलेंगे किसी नई क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।